हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक है थिंकर, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट में हम लोग आज बात करेंगे जीएस घुरिये और लुइस डीमो की। लुइस डीमो और जीएस घुरिये ये एंडोलॉजिकल और टेक्सचुअल थिंकर्स हैं। ठीक है। इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्रियों की प्रथम पंक्ति के रूप में जीएस घुरिये को जाना जाता है। जीएस घुरिये इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। एमएन श्रीनिवास ने इन्हें भीम काय व्यक्ति जिंट के रूप में कहा है। घुरिये का समाजशास्त्र गोविंद सदाशिव घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के पुरोधा थे। ठीक है। इनका और ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। भारत को संस्थागत रूप से इन्होंने भारत में समाजशास्त्र को स्थापित किया है। जीएस घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 में भारत के पश्चिमी कोंकण तटीय प्रदेश छोटे से कस्बे मालवान में हुआ था। एक्चुअली ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है। और भारत के प्रथम समाजशास्त्री के रूप में जीएस घुरिये को जाना जाता है। तो जल्दी जल्दी में हम लोग ज्यादा नहीं, पॉइंट वाइज जान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज सिर्फ 10 मिनट में आप ये समझ लीजिए कि जीएस घुरिये का योगदान क्या है। एग्जाम में आएगा, नेट में भी आता है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, क्या आता है मेनली जीएस घुरिये पे, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। घुरिये की रचना को देख ले। देखिए, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं एमए वगैरह के एग्जाम में, तो किताब मेंशन करना जरूरी है। अगर किताब मेंशन करते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो आपका नंबर अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप रेफरेंस नहीं देते हैं तो दिक्कत है। जो जितना ज्यादा रेफरेंस देगा तो उसका नंबर, तो 2-4 किताबों के नाम आपको हर साइंटिस्ट के, ज्यादा तो है नहीं, 8-10 हैं, तो 2-2-3-3 जरूर याद कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जीएस घुरिये की किताब है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। उसके बाद ये सब आप जो है क्या करें, वीडियो में लिख लेंगे पॉज करके, और कम से कम 4-5 जरूर याद कर लीजिए हर एक साइंटिस्ट का। और नेट के एग्जाम में भी आपको बुक का जरूर आता है, मिलाने के लिए आता है। बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, भारी नहीं आते। बस ये है कि समय से जो आप लोग नहीं करते हैं ना, इसलिए आप पे भारी हो जाता है। अब मान लिया एक है उनकी किताब सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपल, एक है कल्चर एंड सोसाइटी, एक किताब है आफ्टर सेंचुरी एंड ए क्वार्टर, और एक मशहूर किताब है उनकी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो 1961 में लिखी गई है। और एक किताब है उनकी द इंडियन साधु। देखिए, अभी हमने एक किताब का नाम बोला कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जो मशहूर किताब है इंडियन साधु। एक है सोशल टेंशन इन इंडिया, ये भी उनकी मशहूर किताब है। ठीक है। तो कुछ मशहूर किताब का नाम आपको याद करना है और ज्यादा हो जाए। एक मशहूर किताब है शेड्यूल्ड ट्राइब, बहुत मशहूर किताब है, खूब आता है एग्जाम में। एक किताब है द महादेव कोलिस, एक किताब है वैदिक इंडिया। और इतना ही कम से कम आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जहां पे हमने कहा कि मशहूर किताब है, उसको तो आप 3 किताबों में हमने कहा कि ये मशहूर किताब है। ठीक है। उनको आप जरूर याद कर लेंगे, जरूर आता है ये मिलाने के लिए। और भारतीय सभ्यता पर 20वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा आई। इसमें कहा गया कि सभ्यता संपूर्ण संसार में सदिष्ट थी, भारत की सभ्यता। ठीक है। आज इस सभ्यता के मूल थे। भारत की सभ्यता को की श्रेष्ठता को जांचने के लिए और इस सभ्यता को समझने के लिए जो आयाम, जो तरीका अपनाया गया घुरिये द्वारा, वो था इंडोलॉजिकल। यानी भारतीय सभ्यता को समझे, और भारतीय सभ्यता को समझ करके ही हम उसका विश्लेषण करें कि हम लोग पूर्व में महान थे। 1830 के दशक में रोमिला थापर ने कहा कि वेदों को संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहा जाने लगा। और बहुत सारे समाज सुधारक, राम मोहन राय, अपने ग्रंथों में बराबर ये कहा कि भारतीय संस्कृत ग्रंथ हमारी संस्कृति की धरोहर है, इनमें हमें बहुत कुछ सीखना है। ठीक है। और
गीता और रामायण को लोकप्रिय बनाया इन लोगों ने बाद में चल करके, क्योंकि लोग भूल चुके थे। ये राष्ट्रीयता वेदों पे आधारित थी। इस युग में कहा गया कि भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, भारतीय दर्शन वेदांत है और भारतीय धर्म हिंदू धर्म है। इसी थॉट को लेकर के भारतीय विद्या शास्त्री जीएस घुरिये लेकर के चल रहे थे, और जीएस घुरिये ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए इन्हीं बिंदुओं का सहारा लिया कि भारतीय समाज का अध्ययन तब तक सही से नहीं है भारत के ज्ञान को नहीं समझा जाए, भारत की विद्या को। इसीलिए भारतीय विद्या शास्त्री है। अब समझ में आई बात? भारतीय विद्या शास्त्री क्यों है? भारत की विद्या का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा इसको समझ में। भारतीय विद्या कौन थी? वेद। वेद में कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और भगवत गीता, रामायण, महाभारत। इनका समाज पर क्या असर पड़ा? तो घुरिये का जो लेखन है, अब उनके लिखने में मुख्यतः 6 बिंदु पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। उस 6 बिंदु पे ही घुरिये अपना विचार व्यक्त करते हैं, जो आप लोगों को इन 6 बिंदु को कम से कम याद करना है और एग्जाम में इन 6 बिंदुओं को टेप देना है। समझना ही बात? टेप देने का मतलब ये 6 बिंदु तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए कहीं पे भी। जैसे आप बात बताएंगे भी इंटरव्यू में, या तो कहेंगे घुरिये ने 6 बिंदु पे ज्यादा बात की, इंसिस्ट किया। ठीक है, वो 6 बिंदु क्या? सबसे पहला जाति व्यवस्था। लेकिन इन सब का आधार क्या था? घुरिये का शिक्षा का आधार क्या था? वेद ज्ञान। जाति व्यवस्था की बात की, घुरिये ने जनजाति की बात की। घुरिये ने कहा कि जाति व्यवस्था का जो उद्भव है, जाति है, जाति की उन्होंने 6 विशेषता बताई, जो आप जैसे जाति का खंडात्मक विभाजन है, एक जाति उस जाति नीच जाति श्रेष्ठता के आधार पर है, और इसका उद्भव वो वेद से लेते। वेद में, हालांकि ऋग वैदिक काल में जाति का जो वर्ण का जो आधार है वो कर्ण पे था, बाद में चल करके वो वंश पे हो गया। समझ रहे? तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि जाति पे उन्होंने जाति की विशेषता बताई कि खान पान संबंधी विशेषता है। अभी नहीं है, लेकिन पहले था। अभी जाति अपने ओरिजिनल रूप में ऐसे नहीं है। ऋग वैदिक काल में ऐसा जाति नहीं था, वर्ण व्यवस्था था, वहां पे भी नहीं था। खान पान संबंधी निषेध था कि ब्राह्मण पकाया हुआ नहीं खाएगा, छुआछूत था, ये सारी चीजें थी। इंडोगैमी थी कि जाति, एक जाति के लोग एक ही जाति में शादी करेंगे, अंतर विवाहित है। समझ रहे? और जनजाति की भी बात थी। तो यही बात को आपको लिख देना है। जाति पे उनका फोकस है, जाति की विशेषता लिखना है, किस तरह जाति एक दूसरे जाति से जुड़ी हुई थी। जजमान और कमीन दो समूह होते थे, एक सेवा देती थी, एक सेवा लेती थी। ठीक है, इस तरह से जाति जो है इंटर रिलेटेड थे, फंक्शनल थे, एक दूसरे के लिए फायदेमंद थे। कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे ये देखिए कि रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं थी आज की तरह। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक रोजगार फिक्स था, लेकिन जन्म के आधार पे था। जन्म उसका पहला विशेषता है, जन्म के आधार पे होता है जाति। इंडोगैमी होता है, खंडात्मक विभाजन होता है जाति में, संस्तरण होता है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। मुझे शॉर्ट में बताना है। उन्होंने जनजाति पे भी अध्ययन किया। भारतीय समाज में एक बड़ा वर्ग जनजाति है, एक बड़ा समुदाय है। वो कहते हैं जनजाति जो है ना कहीं पिछले जमाने में हिंदू थे। पिछले हिंदू क्या है? उन्होंने वही लोग थे। इन्होंने जो जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, उनकी बात इन्होंने की। उन्होंने नातेदारी, परिवार और विवाह की भी बात की कि लोगों के अंदर नातेदारी का महत्व बहुत था, परिवार का बहुत महत्व था, संयुक्त परिवार में जुड़े हुए थे। और विवाह जो है, जो हिंदू विवाह जो ऋग्वैदिक क्या कहते हैं कि ऋग्वेद में है, हिंदू विवाह 8 प्रकार के मूल पर होते हैं। उसकी बात की उन्होंने, जिसमें 4 जो है ना पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, 4 धनात्मक होता है, 4 ऋणात्मक। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच विवाह। ये सब आप याद कर लीजिएगा, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो। एक तो ये 4 जो पहला 4 विवाह है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह, ये मतलब ठीक है, ये समाज में मान्य है।
और 4 विवाह जो है वो अमान्य है। गंधर्व, गंधर्व को आधुनिक प्रेम विवाह कहें। असुर, लड़की को खरीद करके विवाह करना। राक्षस, जबरदस्ती विवाह करना। पैशाच, वो शादी कर लेना सोई हुई अवस्था में। मतलब इस तरह का विवाह जो अमान्य था। उन तो विवाह के सारे प्रकार है, परिवार के प्रकार हैं, परिवार के संयुक्त परिवार है, विस्तृत परिवार है। आधुनिक प्रभाव के कारण जो है अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन के कारण परिवार टूटा, इस पे भी बात की। परिवार टूटा तो क्या क्या हुआ, एकल परिवार हुआ, परिवार टूट गए। तो आप ये देखिएगा कि इन सारी चीजों का प्रभाव परिवार पे पड़ा, नातेदारी पे पड़ा। परिवार की संरचना में भी परिवर्तन आई, फिर प्रकाश में भी परिवर्तन आई। 2 तरीके से परिवर्तन आता है। एक तो है कि मान लो कि लोग जो है, परिवार टूटा क्यों, लोगों को रोजगार के लिए जाना था, रोजगार के लिए शहर गए, अर्बनाइजेशन हुआ। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले होता क्यों है, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव, आधुनिक संविधान का प्रभाव, ये सारी चीजों का जो प्रभाव आया भारतीय समाज पे, तो लोग जो है शहरों में गए नई शिक्षा हासिल करने, क्या कह रहे कि रोजगार करने, स्वास्थ्य लाभ लेने। तो अब एक चीज बताइए, जब ट्रेन में आप चढ़ेंगे तो ये तो नहीं देखेंगे कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन नीची, कौन ऊंची, सबके साथ उठना बैठना, खान पान निषेध टूटा, इस तरह से देखिएगा। उसके बाद कुछ लोग जो बाहर कमाने गए, तो अभी सिर्फ संरचना टूटी थी, परिवार का कार्य वही था, वो परिवार का ही हिस्सा था, और संरचना टूट गई। लेकिन वो होली में, दिवाली में घर पे आते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश भी टूट गया। वो सब मतलब ये सारी चीजें आपको समझना है आज के डेट में। नातेदारी का बड़ा महत्व होता था, वो महत्व समाप्त हो गया धीरे धीरे। नातेदारी पे आधारित व्यवस्था थी, एक कुल थी, समझ रहे हैं, गोत्र है, ये सारी चीजें एक बड़े नातेदार के रूप में, जो गोत्र बहिर्विवाह है, एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, है ना। तो कौन है वो गोत्र, तो आपका नातेदार है ना। तो गोत्र का कॉन्सेप्ट क्या था, नातेदार का कॉन्सेप्ट, ये कहां से आया, ऋग्वेद से आया। तो भारतीय शिक्षा के माध्यम से भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, इन सबको समझा। किनके आधार पे, भारतीय शिक्षा के आधार पे, ऋग्वेद के आधार पे, गीता के आधार पे। उसके बाद भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात की, इस चौथा पॉइंट। पहली जाति व्यवस्था की बात की, दूसरी जनजाति की बात की, तीसरी नातेदारी, परिवार, विवाह, नातेदारी की बात की, चौथी संस्कृति और सभ्यता, और नगरों के में ऐतिहासिक भूमिका की बात की। संस्कृति और सभ्यता की बात की कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी, कैसे कैसे संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन आया ऐतिहासिक काल से, इन सारी चीजों को देखा। पांचवी बात की, धर्म की बात की, कि उनका कहना था कि धर्म जो है बेहतर धर्म हिंदू धर्म है। इन्होंने कहा जी छोड़िए, हालांकि इस बात से वैज्ञानिक इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि ये समाजशास्त्री नहीं हो सकते। वो बोल रहे हैं ये तो हिंदू धर्म का पंडित हो गया, दूसरे समाजशास्त्री इनकी आलोचना करते। इनका कहना है कि जो बाहर के समाजशास्त्री, उन्होंने हमारे भारतीय समाज का सही से अध्ययन नहीं किया, हमें नीचा दिखाया। समझ में आ रही बात, तो धर्म का। उसके बाद छठा पॉइंट जिसकी बात करें, संघर्ष एवं एकीकरण का समाचार, जिसपे इन्होंने चर्चा की। धर्म में इन्होंने सब धर्म की बात की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप ये देखेगा इन्होंने कहा कि जो धर्म बाहर से आए, जैसे मान लो इस्लाम, ईसाई, तो छठा पॉइंट में संघर्ष एवं एकीकरण, जिसपे इन्होंने बात की। मैं फिर से हाईलाइट कर दूंगा ये 6 पॉइंट। कहा कि जो बाहर से आए, इसी समाज में उनके साथ संघर्ष हुआ और धीरे धीरे एक एकीकरण हो गया। जैसे मान ले बाहर से आए, तो बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो पहले बार में एडजस्ट नहीं होता, उसके साथ थोड़ा लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है, टेंशन होता है। लेकिन बाहर से ईसाई आए, मुस्लिम आए, और इन लोगों ने, जो भारत के लोग थे, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। यहाँ पे धर्म की बात है। इन सब पे इन्होंने बात की कि पहले उन्होंने, क्योंकि वो सब विजेता जाति थे, उन लोगों ने यहाँ पे शासन किया, उनका यहाँ पे प्रभाव था, उनके कारण लोगों ने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया।
समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि अचानक से कर लिया, धीरे धीरे एडजस्ट करते करते तो समाज का एकीकरण हुआ। तो वो संघर्ष की भी बात करते हैं कि समय समय पे ईसाई से, इस मुसलमानों से, हिंदू का एक दूसरे से जो संघर्ष होता है और बाद में एडजस्टमेंट होता है, किस तरह से संघर्ष की प्रक्रिया है। जैसे मान लो कि अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। मान लो घर में मम्मी ने कहा कि भाई आज जो है ना खीर बनेगा, ठीक है, और एक बहन को, दो बहनें हैं और एक को खीर पसंद है, दूसरा नहीं है। तो उसने कहा नहीं खीर नहीं, मुझे छोले चाहिए, ठीक है। तो बात चलते चलते मतलब आपस में एडजस्ट होते होते इस पे मामला आया कि चल यार थोड़ा खीर भी बन जाएगा और थोड़ी सी छोले भी बन जाएगी, क्योंकि सामने वाले को नमकीन पसंद नहीं है छोले, और उसको दूसरे को मीठा पसंद नहीं है। तो ऐसी हालत में दोनों को लेकर के, तो इस तरह से घुरिये ने भारतीय समाज को 6 बिंदु पे ज्यादा फोकस किया। वैसे तो बहुत सारी बात की है, लेकिन आप इन 6 बिंदु पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी ना हो। आप इसी वीडियो को देख करके पॉइंट को बार बार नोट करके आपको एग्जाम में आएगा घुरिये ने भारतीय समाज का कैसे अध्ययन किया, इसका विश्लेषण कीजिए, समझ रहे। इन सारे बिंदु को आप लिखेंगे। 6 बिंदु पे उन्होंने केंद्र माना है। पहला है जाति, दूसरा है जनजाति, और तीसरा है नातेदारी, परिवार विवाह नातेदारी, चौथा है संस्कृति एवं सभ्यता, और नगरों की ऐतिहासिक भूमिका की भी बात की, पांचवा धर्म, और छठा संघर्ष एवं एकीकरण। तो मैं समझता हूँ आई है, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपली इतना आप याद कर लीजिए, कुछ किताब याद कर लीजिए, नेट में भी यहीं से क्वेश्चन आता है। एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए सारे समाजशास्त्री एक ही बात करते हैं, बस नजरिया अलग है। अब आप ये बताइए कि किसी भी पॉइंट के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आत्महत्या है, तो आत्महत्या है, आत्महत्या पे बात करना है, तो आत्महत्या पे 4 व्यक्ति का 4 नजरिया हो सकता है, लेकिन आत्महत्या तो वही रहेगा ना, नजरिया सिर्फ चेंज होगा। तो भारतीय समाज में क्या है, सबों ने जाति का अध्ययन किया, सबों ने परिवार विवाह नातेदारी का अध्ययन किया, सबों ने क्या कहते हैं संघर्ष का अध्ययन किया, सबों ने संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन किया, जाति जनजाति का अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने का तरीका अलग। तो इस चीज को आपको समझना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूमो की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।